ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे की जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तय किए थे। एक ऐसा मुद्दा जिसके चलते कहां तो ताल ठोकी जा रही थी बीजेपी की तरफ से, अब की बार 370 पार एनडीए को लेकर कहा जा रहा था, अब की बार 400 पार। और एग्जिट पोल भी जो आए थे 4 जून को, जो नतीजे थे उससे पहले, तो सब एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे कि हां भाई 370 पार कर जाएगी बीजेपी, 400 आ जाएगी एनडीए की। लेकिन 272 का बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, उससे 32 पीछे रह गई थी बीजेपी, 240 पर सिमट गई थी। सरकार तो बनी, लेकिन इस दफा सरकार बनी एनडीए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, लेकिन यह बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार थी, विशुद्ध बीजेपी की सरकार नहीं थी। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था जातिगत जनगणना। नारा बुलंद किया था वो लाल किताब, संविधान की छोटी सी किताब लिए जेब में राहुल गांधी और विपक्षी खेमा अलग अलग राज्यों में घूमा और कहा कि जातिगत जनगणना जो है ये जब तक नहीं कराई जाएगी तो किसकी कितनी हिस्सेदारी या भागीदारी वो कैसे तय होगी? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी या उसकी उतनी भागीदारी। और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, हम 50% आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा था जिस पर बीजेपी डिफेंसिव रही है। वो 2015 के बिहार के चुनाव आपको याद होंगे कि आरक्षण की समीक्षा करने की बात भर कह दी सरसंचालक मोहन भागवत ने, और वहां पर तब नीतीश और लालू प्रसाद यादव साथ थे। ऐसी पटखनी दी थी बीजेपी को, 100 से भी ज्यादा का अंतर था महागठबंधन और बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सीटों में। तो बीजेपी कभी हां कभी ना करती लगातार आ रही थी जातिगत जनगणना को लेकर। 2010 में संसद में बाकायदा एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 में भी नहीं हुई। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ। 2021 में तो जनगणना ही नहीं हुई कोविड के चलते, वो 5 साल बाद हो रही है। और कल इसकी अधिसूचना जारी की सरकार ने। 2025 में पिछले साल वादा किया था जातिगत जनगणना कराएंगे, पर कल जो देर रात अधिसूचना जारी हुई उसमें कहा गया जनगणना होगी, जातिगत जनगणना बाद में होगी। तो साथ साथ क्यों नहीं 1-2 कॉलम ही तो एक्स्ट्रा ऐड होने थे। 33 चीजें पूछी जाएंगी, 34वीं बात नहीं पूछी जाएगी, आपकी जाति। अब विपक्ष हमलावर है कि ये बीजेपी का जुमला है, ये पिछड़ों का हक मारना चाहती है, ये आरक्षण नहीं देना चाहती। हम तो 50% की इंदिरा साहनी जजमेंट में जो लक्ष्मण रेखा है उसे भी तोड़ेंगे। तो राजनीति ने नई अंगड़ाई ले ली है क्या? और फिर लड़ाई जातिगत जनगणना पर आई और पिछड़ों और उनके आरक्षण पर आ गई है क्या? कोई चैनल ये खबर आपको दिखा नहीं रहा जिसने 2024 का चुनाव तय कर दिया। इससे बड़ी आज कोई राजनीतिक खबर नहीं है, लेकिन सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अभी संतों को संतों से लड़वाना है। पहले संत महंत और मौलानाओं की लड़ाई होती थी, आजकल संतों की आपस में लड़ाई, वही दिखाने में मशगूल हैं सभी न्यूज चैनल। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। कल देर रात राजनीति के ऊंट ने एक और करवट ली है, एक और अंगड़ाई ली है राजनीति ने, और यह लड़ाई फिर से 2024 पर आती दिखाई दे रही है। 2024 में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया था राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों ने, विपक्षी खेमे ने, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यह तय होना चाहिए। पिछड़ों के सशक्तिकरण का जरिया आरक्षण को बताया गया।
कि 50% आरक्षण की जो लक्ष्मण रेखा है इसे हम तोड़ देंगे, संविधान की वो किताब लेकर चले विपक्षी खेमे के लोग। और बीजेपी जो विजयी रथ पर सवार थी और 370 की ताल ठोक रही थी 240 पर, वो रथ रुक गया था। लेकिन उसके बाद कॉर्स करेक्शन की बीजेपी ने। वो बीजेपी जो 2019 के बाद साफ कहने लगी थी, भाई 2021 का सेंसस होगा, जनगणना होगी, हम नहीं कराएंगे जातिगत जनगणना, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, जातियों की आपस में लड़ाई हो जाएगी, यह तर्क दिया जा रहा था। यह बात और है कि 31 अगस्त 2018-2019 के चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं, तब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, अमित शाह नहीं। उन्होंने गृह मंत्रालय की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 2021 की जनगणना में पहली बार पिछड़ा वर्ग से जुड़े आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। एक जी रोहिणी आयोग भी बना दिया गया था 2017 में कि हम सबसे पहला पिछड़ा आयोग बना रहे हैं। और यह क्यों कहा गया था? हर चीज की एक क्रोनोलॉजी आपको पकड़ने की जरूरत है, समझने की भी जरूरत है। 2017 से यह क्यों हुआ? क्योंकि 2015 में एक राजनीतिक चूक हो गई थी बीजेपी से। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कह दिया कि वक्त आ गया है कि आरक्षण की समीक्षा की जाए। इसे लालू प्रसाद यादव ले उड़े। बिहार का चुनाव था 2015 में, नवंबर का महीना था, और बीजेपी 55-56 सीटों पर 243 की विधानसभा है, 56 पर रह गई थी। 156 से भी ज्यादा सीटें लालू और नीतीश कुमार जीत गए। तो रीथिंक हुआ था बीजेपी में। पर 2019 के बाद 303 अपने दम पर जीतने के बाद बीजेपी फिर से कहने लगी कि भाई जातिगत जनगणना क्या जरूरत है, सद्भाव बिगड़ जाएगा। लेकिन फिर जब यह मुद्दा लेकर सड़कों पर उतर गया और इसकी गूंज सुनाई देने लगी, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चढ़ाई के मूड में दिखाई दिया। 2023 से ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर चुनाव थे, बड़े राज्य हैं। तो बीजेपी ने कहा कि उनके मुख्य रणनीतिकार चाणक्य अमित शाह, बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के विचार के खिलाफ नहीं रही, लेकिन हम इसे ऐसा मुद्दा नहीं बनाते कि जिससे वोटों की राजनीति हो। लेकिन साथ ही साथ एक समानांतर धारा भी चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तो जातिगत जनगणना पर खुलकर हां करने को भी तैयार नहीं दिखाई दे रही थी बीजेपी। पर जब नतीजा आया चुनाव का, तो उसके बाद साफ कहने लगी बीजेपी कि हम तो कराएंगे। और फिर कैबिनेट की एक बैठक हुई, पार्लियामेंट पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कमेटी होती है संसद कैबिनेट की, उसमें क्या कहा गया कि जब जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। सरकार ने अपना मन साफ कर दिया। 30 अप्रैल को जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में फैसला लिया गया। पर कल देर रात क्या हुआ? मेरे हाथ में ये गैजेट नोटिफिकेशन है, अधिसूचना। सरकार ने अधिसूचना जारी की, गृह मंत्रालय ने, और इसमें क्या कहा गया?
ये अनुदेश देती है कि वे सभी जनगणना अधिकारी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए नीचे प्रगणित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे। यानी कि जनगणना की कार्रवाई शुरू की जाए। यह कब से कब होगी? 1 अप्रैल इसी साल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 33 सवाल पूछे जाएंगे और पता लगेगा देश की जनसंख्या कितनी है। 5 साल बाद हो रही है, विलंब से। 2021 में होनी थी पर कोविड था, पर 2022 से तो चुनाव भी हुए, 23 में 24 में तो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस हुए, सारे काम हुए इस देश में, जनगणना नहीं हुई। अभी भी सरकारी नीतियां 2011 के जनगणना के हिसाब से बन रही हैं और इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा आपकी जाति का। 12 नंबर पर यह पूछा जाएगा क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य से संबंधित है। तो जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की तो हमारे को संख्या पता लगती है, बाकी कहेंगे हम अन्य में आते हैं, जनरल में हैं, पिछड़ों में हैं, कितने में हैं। और कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना आखिरी दफा 95 साल पहले 1931 में हुई थी। फिर 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो हुआ लेकिन उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अब एक और ट्वीट आया, नोटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनर ऑफ फेज 1 ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2027 हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस हैज बीन इशूड, जो मैंने आपको जानकारी दी कि यह पहला चरण है। द क्वेश्चनर फॉर फेज 2, दूसरे चरण के लिए सवालों की फेहरिस्त, दैट इज पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। यह प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित की जाएगी। अरे भाई, ये डबलिंग क्यों कर रहे हो? जब 33 सवाल पूछोगे 2 सवाल और पूछ लेते, या 10 और पूछ लो, 43 सवाल पूछ लो। वही अधिकारी 2-2 बार काम करेंगे। क्यों करेंगे? जब जातिगत जनगणना करवानी है तो जाति पूछ लीजिए। अब इसी पर हमलावर हो गए अखिलेश यादव। उन्होंने भी ट्वीट किया है, जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम तक नहीं है, गिनेंगे क्या? जातिगत जनगणना भी बीजेपी का जुमला है, बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है। ना गिनती होगी, ना अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जनसांख्यिकीय आधार बनेगा। जातिगत जनगणना ना कराना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपाई साजिश है। तो सीधे इसे पिछड़ों से जोड़ दिया, उनके आरक्षण से जोड़ दिया, उनकी जनसंख्या नहीं पता लगेगी, उनकी संख्या के बारे में नहीं पता लगेगा, तो उनकी भागीदारी कैसे तय होगी? वही 2024 की काट की हांडी फिर से चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। पवन खेड़ा उनके वरिष्ठ नेता हैं, सोशल मीडिया टीम को देखते भी हैं, उसके हेड भी हैं। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब जनगणना में जाति का कॉलम नहीं है। यह व्यक्ति जब कुछ कहे तो समझ लीजिए उसका उल्टा करेगा। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, सोचते हैं ही नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं इन शब्दकोशों में वचन विमुखी भाजपा का मतलब धोखा लिख देना चाहिए। तो फिर से पिछड़ों की राजनीति और आरक्षण का जिन्न बोतल से बाहर निकल गया है क्या? ये कमंडल कार्ड तो लगातार खेला जा रहा है, मंडल फिर से धुरी बनता दिखाई दे रहा है क्या आने वाली राजनीति की? और ये जातिगत जनगणना कब शुरू की जाएगी? दूसरे चरण के बारे में सूचित कब किया जाएगा? इसी पर आज
मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, जाति जनगणना की लड़ाई पिछड़ा आरक्षण पर आई और 2025 में सरकार का वादा 2026 में बदला इरादा। साल भर भी नहीं हुआ, 30 अप्रैल को कैबिनेट की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने ये बैठक में इस बात के लिए हामी भर दी गई थी। चर्चा में मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद केंद्रीय मंत्री हैं और खुद पिछड़े समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में अहम मंत्री हैं, वो जुड़ेंगे। ए.के. वाजपेयी आरएलएम अहम घटक है मोदी सरकार का, दिल्ली में भी और बिहार में भी उपाध्यक्ष हैं और मुख्य प्रवक्ता भी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आशुतोष एक और वरिष्ठ पत्रकार, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी आ गए हैं, स्टूडियो आए हैं आज। पर डॉक्टर संजय निषाद जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर साहब, वो जातिगत जनगणना होने वाली थी, तो जनगणना तो होगी, उसकी अधिसूचना भी जारी कर दी कल गृह मंत्रालय ने। जातिगत जनगणना पर कि आएगा, टाइम आएगा तो बताएंगे। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा? निषादों की संख्या कितनी है, कब पता लगेगा देश में? अरे वही हाल है जैसे पहले विपक्ष कहता था कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर भी बनाया, तारीख बताया, उद्घाटन करके दिखाया। नहीं तो इसमें मतलब दो दो बार करना, 33 सवाल पूछेंगे, 2 सवाल और पूछ लेते, अभी पूछ लेते। हमको लगता है कि जैसा भी होगा, जनगणना की बात कही है तो निश्चित रूप से जातिगत जनगणना की बात कही है तो जातिगत जनगणना होगी, चाहे जैसे होगी। जाति का नाम ही है जातिगत जनगणना। 30 अप्रैल को तो हमें यह बताया गया था कि जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। साथ कहां हो रही है, वो कॉलम कहां है? इससे पहले 2011 में जब हुआ था तो उसमें एक बार आर्थिक गणना हुई और बाद में जनगणना हुई। आर्थिक गणना के आंकड़े आपने बताए? 11 साल से आपकी सरकार है, 2014 से सरकार आपकी है। वो जानकारी वो खुफिया विभाग को दे दी गई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग गया उस पर। कहां गई वो जानकारी? नहीं, अभी जो हमारे पास अधिसूचना है, अधिसूचना इसी बात की है कि भाई जातिगत जनगणना की ही अधिसूचना है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। ये देखिए ऐसा है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी सी रिसर्च करता हूं। ये मैंने अभी जो कल अधिसूचना जारी हुई उसमें क्या लिखा गया वो पढ़ दिया। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जो 2010 में 25 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई थी, उसमें क्या कहा गया। और आप 3 लोग इस बात के गवाह हैं, प्रोफेसर सौरभ मालवीय, विनोद अग्निहोत्री और ए.के. वाजपेयी। भारत की जनगणना, एक सेकंड सुनिए ना सर, सुनिएगा प्लीज। सभी जनगणना अधिकारी अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारत की जनगणना 2011 के संबंध में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने के लिए नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में सभी व्यक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे। तब ये सवाल थे 30, आज है 33। तब तो नहीं हुई जातिगत जनगणना, तो इस बार कैसे हो जाएगी? ये तो अधिसूचना की जानकारी मैं साझा कर रहा हूं, इसमें तो नहीं हो रही ना। नहीं, क्यों 12 नंबर में है क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जात? ये 8 नंबर पर था पिछली दफा परिवार के मुखिया का नाम, और 10 नंबर पर था यदि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य से संबंधित हो। ये बता दीजिए फर्क क्या है? देखिए चूंकि जो गजट होते हैं संदीप जी, ये जारी होते रहते, तभी गजट हुआ और भी जारी होंगे, ये प्राथमिकता है। नहीं, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? कौन से शुभ मुहूर्त का? अभी तो हमने SIR में देखा सिर्फ टव्वल कैसी हुई,
1 महीने में ही कराना है जी। वैसे तो इतनी तत्परता दिखाते हैं आप, एसआईआर 1 महीने में होना है, जनगणना होती रहेगी। पहले जनगणना करेंगे जी, आराम से तसल्ली बख्श काम होगा, फिर हम जातिगत जनगणना करेंगे। थोड़ा समझाइए ना सर, समझ नहीं आती हैं आपकी बातें। अच्छा, ये कैसे मान लिया जाए कि आगे इसके लिए कोई जो है फिर सरकार नहीं नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं एसआईआर 1 महीने में कराने की जल्दबाजी, यहां पर पूरा तसल्ली बख्श काम हो रहा है। कह रहे हैं सरकार और जैसे भी होता है जो सुविधा अनुसार किया जाता है वो कर दे। पहली प्राथमिकता में पहला गजट हुआ, फिर गजट होगा संदीप जी। मैं मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा मोदी है तो मुमकिन है। 5 साल बाद 5 साल बाद तो ये पहली बार जनगणना हो रही है। 70 साल से जाति जनगणना की तो बात 70 साल की बात। हर चीज में राजनीतिक खेल, नफा नुकसानी आंकेंगे क्या? अगर मैं ये कहूं 2026 आपने इसलिए कर दिया क्योंकि डीलिमिटेशन होना है, परिसीमन की प्रक्रिया भी चल रही है, वो 2022-23 में ही जनगणना हो जाती तो परिसीमन की प्रक्रिया 2033-2035 तक आगे शिफ्ट हो जाती। आपको परिसीमन करवाना था, आपको सीटें बढ़वानी हैं, अपनी पकड़ और मजबूत करनी है, तो यहां पर जनगणना डिले करा देंगे, पर एसआईआर आप 1 महीने में कराएंगे। संदीप जी, टाइम निर्धारित है, उसके अंदर होगा। और क्या निर्धारित है? नहीं, टाइमलाइन तो नहीं दी गृह मंत्रालय ने, ना सेंसस इंडिया ने टाइमलाइन दी है। वो तो सूचित कर देंगे जब दिल करेगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 1931 में जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई। जब देश आजाद हो गया तो जनगणना हमारी 1961 में हुई। हम 70 लाख थे, ऐसी जनगणना कर दी कि हम 7000 हो गए। तो ऐसी जनगणना नहीं होना है। नहीं, 61 में जातिगत जनगणना तो नहीं हुई। अरे 61 में सेंसस मैनुअल 1961 में हमारी जातिगत जनगणना हुई थी। कौम के कालम में जाति नहीं, वो राज्यों को वो राज्य सरकारों को इजाजत दी गई थी, केंद्र की तरफ से कोई जनगणना नहीं हुई। नहीं, सेंसस मैनुअल 1961 में लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार है। हाँ, तो ये बहुत सारे हो गए ना, वो अलग से जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो पर अब आप देखिए, फिर अतीत में जाने लगते, वर्तमान में कभी रहेंगे डॉक्टर साहब? वर्तमान में इस सवाल का जवाब क्या एक निषाद आपसे नहीं मांगेगा आपका वोटर कि जी हमारी जनगणना क्यों नहीं? जब इस देश में मोर से लेकर तीतर से लेकर शेरों से लेकर बाघों से लेकर कौओं से लेकर सबकी गिनती हो सकती है, तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती? संदीप जी, इसमें बहस ये विषय होना चाहिए। एक तो मोदी हैं, आज है 26 में 27 में जनगणना पक्का कराएंगे। दूसरा, मैं हमेशा टाइमलाइन बढ़ाते रहेंगे। अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? 1 कॉलम और ऐड करना था या 2 कॉलम और ऐड करने थे, क्यों नहीं हुआ? संदीप जी, बहस का विषय तो ये है, मतलब आप टालना चाहते हैं इसे? नहीं, टालना नहीं चाहते। ये पहले सुनिश्चित कराइए आप अपने बहस में कि जो जातियां 19 राष्ट्रपति की अधिसूचना में अनुसूचित हैं, राज्य की अधिसूचना में पिछड़ी है, तो संवैधानिक रूप से जो अनुसूचित जाति वो राष्ट्रपति का अधीन आता है। गैर संवैधानिक ग्राम से अच्छा, निषाद हो गए, अनुसूचित जाति में आगे हम आने वाले थे, उसी के लिए संघर्षरत थे, आप आंदोलन चला रहे थे। आज भी संघर्ष है। हमारी आज मंत्री पद पर आसीन है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मलाई तो हम सेवक हैं और सेवक हैं, आज भी रहेंगे, कल भी रहेंगे। ओबीसी में हमारी गिनती करे अगर उत्तर प्रदेश में हुई कैसे, तो कहाँ हो रही है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हुई तो हमारे लोग सड़क पर उतरेंगे। हमारी गिनती अनुसूचित जाति में होनी चाहिए, सेंसस मैनुअल 1961 के अनुसार होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति का अधिसूचना के अनुसार। निषादों की चिंता है, वो अनुसूचित जाति तो गिने जाते हैं, बाकी पिछड़ी जाति ना गिनी जाए, बाकी जातियों की संख्या सामने नहीं आनी चाहिए। माने 578 जातियां जो कानून से उजड़ी हैं, 193 उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हम कहते हैं जिनको क्रिमिनल कास्ट घोषित करके अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। जब 1931 में अनटचेबिलिटी कानून आ गया तो इसके मतलब अछूत का आधार तो नहीं लेना है हमें। जो जातियां अनुसूचित जाति के अंतर 1931 में आई, 1941 में आई,
जब केंद्र सरकार ने कह दिया यही मान लिया जाए। 1931-41 की गिनती गिनाते रहेंगे, 2026 में क्यों नहीं गिने जा रहे? अरे वो 2026 में हमें क्यों ओबीसी में गिना जाएगा? ऐसी जातियों को हम बाकियों को जो ओबीसी हैं उनको क्यों ना गिना जाए ओबीसी में? हम कह रहे हैं हमारा नाम उसमें से काट दिया जाए तब गिना जाए। सिर्फ निषादों की परवाह है, बाकियों का आ जाएगा परवाह नंबर। करते हैं हम, परवाह बाकियों का करते हैं। नंबर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। राजकुमार भाटी, इतनी जल्दबाजी क्या है? अभी तो एक अधिसूचना जारी हुई है, दूसरी भी आ जाएगी। नहीं, सवाल ये नहीं है कि जल्दबाजी, क्योंकि जल्दबाजी तो हो ही नहीं रही, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। 5 साल तक जनगणना ही लेट हो चुकी है। सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों है? देरी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को, एससी एसटी को, पीडीए को न्याय देना नहीं चाहती, उन्हें अधिकार देना नहीं चाहती, उन्हें सम्मान देना नहीं चाहती, बहाने बना बना के उसे टालती रहती है। मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि भारत में तो 4 ही जाति हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, 4 ही जाति हैं। फिर वही मोदी जी हैं जो दबाव में जाति जनगणना की घोषणा करते हैं। लेकिन ये बात समझ से बाहर है संदीप जी कि एक आदमी, एक कर्मचारी जाएगा, पहले मकान गिनेगा, मकान पक्का है, कच्चा है, उसका लेंटर किस तरह का है, उसमें कितने लोग रहते हैं, ये पूछ के आएगा। फिर एक सेकंड बात और भूल गया। राजकुमार भाटी साहब, ये दर्शकों को बता दूं, बड़ी दिलचस्प है ये जानकारी। 33 सवाल जो पूछे जाएंगे, सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की फर्श में इस्तेमाल सामग्री, मकान की दीवार में इस्तेमाल सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की हालात, परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का जेंडर, परिवार का मुखिया एससी एसटी या अन्य वर्ग से संबंधित है या नहीं, मकान के मालिकाना हक की स्थिति, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे, वैवाहिक दंपतियों की संख्या, पीने के पानी का सोर्स, पीने के पानी की उपलब्धता, रोशनी का सोर्स, शौचालय की सुलभता, शौचालय का टाइप, गंदे पानी की निकासी, बाथरूम की उपलब्धता, किचन और एलपीजी पीएनजी की उपलब्धता, खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाला ईंधन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, परिवार के द्वारा इस्तेमाल होने वाला अनाज, मोबाइल नंबर, सब कुछ। जाति नहीं, एक 34वां कॉलम और होना था बस। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि एक कर्मचारी जाएगा, ये सारे सवाल पूछ के आएगा, लिख के लाएगा, फिर 6 महीने बाद वो जाएगा कि भाई साहब एक बात भूल गया मैं पूछने, आपकी जाति क्या है? हाँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? ये केवल टालने की बात है। और संदीप जी, मैं आपके शो में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि जाति जनगणना क्यों कराना चाह रहे हैं हम, जाति जनगणना का उपयोग क्या है। मैं बहुत आधी मिनट में इसे क्लियर करना चाहता हूं कि एक कल्पना कीजिए कि एक परिवार है और उस परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बेटे, पोते, बहू सब मिला के 100 आदमी का परिवार है, और उस परिवार में 100 लीटर दूध होता है। एक भाई के बच्चों को, एक भाई को तो मिल जाता है 70 लीटर दूध, दूसरे को मिलता है 20 लीटर दूध, और एक को मिलता है खाली 10 लीटर दूध। तो जिन्हें कम दूध मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे गिन लिए जाएं और जैसा जैसे आबादी है दूध का बंटवारा ठीक किया जाए। तो जो 70 लीटर दूध अकेला पी रहा है वो चिल्ला रहा है कि नहीं, इससे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, इससे तो परिवार टूट जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो, एक रहेंगे नेक रहेंगे, हमारा कोई परिवार अलग है ही नहीं, हम तो एक ही हैं। ये इस परिवार के मुखिया का नाम है हिंदू, इसमें और वो जो 4 भाई हैं उनका नाम है इसमें शक क्या है? आपको एससी और एसटी। 70 और 20 और 10 लीटर वाला बढ़िया आपने उदाहरण दे दिया, पर यही तो आप काम कर रहे थे। यादवों को 70% 70 लीटर दूध यादवों को दे रहे थे जब आपकी सरकार थी, यही तो आरोप लगाती है बीजेपी। आप लिंग जातीय आधार पर कभी नहीं हुआ, ये चाह रहे हैं, बीजेपी का दुष्प्रचार, आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं इसका। संदीप जी कभी नहीं हुआ, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है, झूठा आरोप है। हम आंकड़े मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए। जो योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे कि 56 में से 86 एसडीएम यादव थे, हालांकि वो 86 में से 56 कहना चाह रहे थे, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन वो उसकी सूची आज तक नहीं दे पाए। और संदीप जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं
ये शायद देश का हर आदमी महसूस करेगा। इस देश में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है तो वैसे तो सब शामिल रहे हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन ओबीसी में यादव और एससी में जाटव सबसे ज्यादा लड़ाई इन्होंने लड़ी है, सबसे ज्यादा संघर्ष इन्होंने किया है। इसलिए बीजेपी इनसे शत्रुता मानती है। ओबीसी में यादव को बदनाम करती है, एससी में जाटव को बदनाम करती है। और ये चाहते हैं अगर ये जाटव और यादव अलग हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला है, एक कमजोर हो लक्ष्मण जाएगी। रेखा है 50% की, आप जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पूरे समाज को बांट दोगे कि भाई तुम जितने हो बस उतने ही आपको नौकरियां मिलेंगी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे समाज पर? सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने के, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है, समाज को एक करने की लड़ाई है। जिन जिन दलित और आदिवासी भाई, जिन जिन परिवारों के लड़के या लड़कियां आरक्षण पाके ऊंचे पदों तक पहुंच गए, आज इस देश के अपने आप को उच्च जाति कहने वाले लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके घरों में चाय पीते हैं। जब तक वो गरीब थे उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। आरक्षण और सामाजिक न्याय जातिवाद को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। ये जातियों और सामाजिक न्याय के जो दो पुरोधा रहे हैं देश के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों का नारा था जाति तोड़ो, जाति खत्म करो। ये लड़ाई जाति खत्म करने की है। जातिवादी वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जाति खत्म करेंगे, जब जाति की जनगणना होगी या और जाति की सबको हक पहचान मिलेंगे। और मजबूत हो जाएगी। जी, जाति की पहचान और मजबूत नहीं होगी अगर जाति गिनी जाएगी तो। जातियों के ना जातियों के बीच जो दूरी है वो कम होगी। जब आप कमजोर को ताकत देंगे वो भी बराबरी में आएगा, तो आपस में उठना बैठना होगा, आपस में तो रिश्तेदारियां होंगी, सशक्तिकरण का ये आपस में सही खाना रास्ता पीना होगा। ये बताइए प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जब कह दिया था 30 अप्रैल को फैसला ले लिया गया कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये तो सबसे बड़ी राजनीतिक मामलों में फैसलों की सबसे बड़ी कमिटी होती है, विनोद अग्निहोत्री, उन्होंने फैसला ले लिया, तो फिर ये हिला हवाली क्यों हो रही है? ये किस्तों में क्यों हो रहा है जनगणना का प्रोसेस? देखिए संदीप जी, जाति गिनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की जात गिनी जाएगी और उसके डेटा उसको पूरी तरह से सब मिलेगा, सब रखना है, सब होगा। लेकिन होगा? सुन लीजिए लेकिन लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को आग में ढकेलने के लिए और जिस तरह से जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का इन लोगों की जो मनसा है वो जनता पहचान गई है, समझ गई है। इसलिए जात की राजनीति नहीं होगी। के विचार रख रहे हैं नहीं, ये आरएसएस की यही तो सोच है। इसमें सितंबर, एक मिनट सुनिए ना, सितंबर 2024 में सुनील अंबेकर ने, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वयंसेवक हैं, जाति जनगणना को केवल चुनाव या राजनीति के लिए नहीं बल्कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाई सरकार आपकी है, गिनना आपको है, विपक्ष क्या कर लेगा उसमें? गंभीरता से आप ले लीजिए। संदीप जी उसी पर तो आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो भारत के निवासी की एक एक व्यक्ति की जाति तय होगी, सुनिश्चित है, और वो स्वयं लिखेगा। और यह पूरा कॉलमी नहीं है, लिखेगा कहां से? उसी पर आ रहा हूं भाई साहब, उसी पर। आप क्या है संदीप जी, आपको थोड़ी सी जल्दी इसमें दिख रही है, और एक प्रक्रिया है, अच्छा। एक प्रोसेस है। और आप जैसे एसआईआर का 1 महीने में प्रोसेस खत्म होना था, किसी रूप में जोड़े, ये आराम से 2-4 साल में हो जाएगा। हो रहा है, यही तो आपकी विचारधारा आड़े आ रही है। क्या आप चाहते ही नहीं कि जाति की पहचान हो, आप उस पर मुलम्मा उड़ा देते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल सरकार को करना है। आर्थिक समानता, हमारे हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमको इधर जाना है, समाधान करना है, हमको प्रगति करना है। कैसे हो रहा है? अब सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट तोड़ने की बात नहीं। मैं एक सेकंड जाति रहेगा। मैं पूरी तरह से सेम पेज पे हूं, पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं प्रोफेसर सौरभ मालवीय से। आज कुछ मुद्दों पर रखता हूं, ज्यादातर पर नहीं रखता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो जाति जिसको जरूरत है असल, और कुछ जातियां तो बिल्कुल ही पिछड़ गई। भाई 96% नौकरियां 4% जातियों को मिल रही हैं। जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, 7 बार एक्सटेंशन दी गई। उसके अंदर बहुत सारी विचलित करने वाली बातें आ रही थी। कैसे 2-4 जातियां ही पूरा का पूरा, पिछड़ों की बात कर रहा हूं,
पूरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मलाई काटे जा रहे हैं। तो जब तक सरकार, अब मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, सारी नीतियां या जितने भी एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई पिछड़ों के उत्थान सशक्तिकरण के लिए सरकार कर रही है, उसका डेटा क्या है? देखिए संदीप जी, एक मिनट, उसका डेटा क्या है? 2011 उसमें जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, तो वो जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए, आंकड़े के आधार पर ही तो सही मामले में एफर्मेटिव एक्शन होगी, सशक्तिकरण होगा कि नहीं? इसका विरोध कहां है? होनी तो चाहिए हो क्या? कहाँ रहा वो है? तो करने जा रहे हैं, वो तो हो रहा है। संदीप जी आप भी सवाल कैसा कर रहे हैं कि होनी चाहिए? अरे ये तो हो ही रहा है। कहाँ हो रही ये है? करना है कब? अब हाँ, अब मुद्दे की बात जरा सुन तो लीजिए। हाँ। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी जाति, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को उसकी गोपनीयता उसके आधार पर रखने का अधिकार है। अच्छा, एसटी एससी को नहीं? नहीं, सभी को है। अनुसूचित सभी नहीं, वो उनको तो जाहिर करनी है ना, सभी को। नहीं संदीप जी, क्या बात कर रहे हैं? जाति क्या, आप फिर से इसको देखिए। अभी अभी मतलब अनुसूचित जाति वाला कहेगा मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, वो परिवार का मुखिया है, कॉलम नंबर 12 में उससे आकर पूछेगा जनगणना अधिकारी कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं या नहीं, वो नहीं बताएगा, वो कहे हम नहीं बताते। मुझे लगता है कि आप उस फॉर्म को देखते ही आप थोड़ी सी शीघ्रता और जल्दीबाजी दिखा दिए। एक बात उसमें साफ है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग से जाति स्वयं भरेगा, स्वयं बताएगा। कहां भरेगा? है ही नहीं, कहां? दिखाइए मुझे। हाँ, मैं वही तो दिखा रहा हूं, वही बता रहा हूं। स्वयं से भरेगा? फाइनल आप क्यों मान लिए? कहां स्वयं से भरेगा? अरे भैया, और मैंने क्या कहा कि ये प्रक्रिया है, आपने ये प्रक्रियाधीन है। बढ़िया पेंच आपने निकाला। ये प्रक्रिया, सुनिए ना, प्रक्रिया आप मुझे समझा रहे हैं, थोड़ा मैं भी समझदार हूं, ऐसी बात नहीं है, कहने के लिए कह देता हूं कि मैं नादान हूं नहीं। आप कह रहे हैं निजता का विषय है, जाति क्यों बताए कोई? तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी जाति सबको क्यों बताते घूम रहे? नहीं, यहाँ रुक जाइए। मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। मैं गंभीर 2013 में कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, ये और 29 मंत्री पिछड़ी जाति के हैं, सारी दुनिया को बताते फिर रहे हैं, और यहां कह रहे हैं नहीं जी जाति निजता से जुड़ी हुई है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। संदीप जी, फिर से मेरी लाइन को एक बार आप सुन लें और दर्शकों तक ये बात साफ हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति की जात गिनी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति कब गिनी जाएगी? अरे भैया सुन तो लीजिए। एक एक व्यक्ति की जात तय होगी, गिनी जाएगी, वो स्वयं बताएगा, लेकिन जात की राजनीति नहीं होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक, आपको मैं कंफ्यूज आ रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आप ये बताइए, भारत की आजादी के बाद से जरा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए। आज माइनॉरिटी के बंधु, आम जन के सपनों को साकार करने के लिए 2014 में एक सरकार आती है जिसका नाम होता है न जाति, न पंथ, न भेद, न भाव, सिर्फ एक ही होगा विकास। विकासवाद के आधार पर संदीप जी, इस देश मंत्री देश को नई दिशा मिली, देश के नई ऊंचाई मिली। हाँ, तो वही कह रहा हूं, आप जब जाति का इस्तेमाल करना चाहें तो करें, समाज के पिछड़े व्यक्ति पर आप आरक्षण नहीं देना चाहते। समाज के पिछड़े व्यक्ति को मुख्य धारा जो अंतिम पायदान पर है, पिछड़ा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं देनी है। देखिए संदीप जी, बहुत साफ साफ बात है कि आम जन जितने जो सब आज तक क्या हुआ है इस भारत की आजादी के बाद से 60 वर्षों तक क्या चला है। छोटे छोटे राज्यों में जिन लोगों ने परिवारवाद को राजनीति और परिवार को ही राजनीति और सत्ता बना लिया, उन लोगों को देखिए, उससे तो निकाल के बाहर लाए हैं। आज दुनिया के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये जात पात की राजनीति से बाहर निकालने की कोशिश है, और ऐसी क्या जल्दबाजी है प्रोफेसर रविकांत? जाति भी गिनी जाएगी, अभी जनगणना शुरू हुई है। शुक्रिया। सबसे पहले तो संदीप जी, ये बहुत गंभीर और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा आज का होना चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए। अब सौरभ मालवीय जी कह रहे हैं कि होगी, आपने भी 10 बार उनसे पूछा कि कब होगी, जवाब उनके पास भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी तो जुमलों के बादशाह हैं। उन्होंने अभी जो डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे थे ना कि मोदी है तो मुमकिन है, सच्चाई ये है कि मोदी है तो मनहूसियत है। आप एक बार नहीं 10 बार नहीं, जो उन्होंने वादा किया कभी उस वादे को पूरा नहीं किया। जाति जनगणना राजनाथ सिंह से लेकर के और खुद नरेंद्र मोदी जी तक
कहा कि होगी, और ये कब कहा? जब राहुल गांधी जी ने बार बार इनको मजबूर किया कि आप नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। और आज भी मैं वही आश्वस्त कर रहा हूं तो ये कि तो नरेंद्र कम से मोदी कम जी को तो करवाने आप की बात कर ईमानदारी रहे से, हैं। पूरा देश जानता है कि सेंसस कोई इंडिया ईमानदारी कह नहीं है। रहा है कि द्वितीय चरण यानी कि जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित कर दी जाएगी। 1951 में किसकी सरकार प्रोफेसर रविकांत? 61 में किसकी, 71 में किसकी, 81 में किसकी, 91 में किसकी और 2011 2001 में दूसरी सरकार थी। आपने करवाई थी जातिगत जनगणना? नहीं, अब ऐसे तो फिर अब इतिहास में और पीछे जा सकते हैं हम लोग। ना मैं ज्यादा पीछे जाने वालों में से ना मैं ज्यादा पीछे जाने वालों में से नहीं हुई हैं। ना प्रोफेसर साहब 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपने किया, आर्थिक और सामाजिक जाति सर्वेक्षण किया, बिल्कुल, उसमें 46 लाख के करीब जातियां आई थी, 46 लाख, और चुपचाप बैठ गए। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा विद्वेष, बहुत ज्यादा सामाजिक असंतुलन हो जाएगा। आपने उसको जारी ही नहीं किया। बीजेपी से तो मैं सवाल पूछता हूं, 2014 तक तो आपकी सरकार थी। नहीं, आपने ये किसने नहीं जारी किया? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जारी नहीं हुआ, ये आपको भी मालूम है। आप 3 साल में कर सकते थे। नहीं मैं जानता हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं। नहीं, उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था, ये आपको मालूम होगा कि उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था, लेकिन जब उसके फाइनल आंकड़े आते हैं उस समय सरकार बदल जाती है। उसको जारी करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर थी, जो उन्होंने छिपा ली। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा अभी आकर के इस विचार का नहीं था कि नहीं ये तो जो आंकड़े आ रहे हैं इससे भूचाल आ जाएगा, सामाजिक भूचाल आ जाएगा, अभी इसको बिठाए रखो, इस पर ढक्कन लगाए रखो, इस जिन को बाहर ना निकलने दो। आज उसी को निकालने पर आमादा है क्योंकि राजनीतिक फायदा उठाना है। नहीं संदीप जी, हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कई लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, हमेशा होती है, और उनका सम्मान भी होता है, लेकिन जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है उसकी एक राय है, एक मुश्त राय है। राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, सबकी एक मुश्त राय है कि जाति जनगणना का अब समय आ गया है और आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का समय आ गया है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसमें आप बोलिए मैं हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया, कुछ चीजें हुई हैं। एक सेकंड, AK वाजपेयी, जावेद बेग हैं, भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई थोड़ा सा बड़ा सा दिखा दीजिए यार ताकि मैं पढ़ सकूं। इन दिनों UGC एक्ट को लेकर बवाल मचा है, शायद इसीलिए जातिगत जनगणना को आगे के लिए टाला गया है। वो UGC एक्ट में आपको पता है ना, वो पिछड़ा किसी जनरल कैटेगरी पर कोई आरोप लगा दे तो वो डिग्री ही नहीं मिलेगी, तो उस पर बहुत सरगर्मियां चल रही है। वो नेशनल मीडिया ऐसी खबरें खा जाता है। एक तरह से दलित एक्ट का एक्सटेंशन हो गया है, तो अभी गो स्लो हो गया है। नहीं कुछ नहीं हो गया। बड़ा वाजिब सवाल नहीं लग रहा आपको? तो जवाब दे रहा हूँ ना उसी का। आपने इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को कंफ्यूज। मैं उसको जरा 1 मिनट में समझ में आ रहा है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा मामला। क्या कहा है? जातिगत जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना होगी तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। बड़ा क्लियर। आपने इतना जलेबियां बना दी, घुमा दिया, ये कर दिया। दो बार करेंगे। 1 सेकंड सुनो। अच्छा, दो बार। अरे 1 सेकंड सुनो। अच्छा, वही अधिकारी 2 बार जाएंगे यार, पहले 2 सवाल पूछेंगे और क्लियर करते हैं। हाँ। 2 फेस में करेंगे। क्यों? अभी हम क्या गिन रहे हैं? मकान गिन रहे हैं। ये आज तक हुआ? क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। किसके? अरे सरकार में किस लिए? क्यों का जवाब किस लिए? 1 सेकंड उसका जवाब। मेरी मर्जी, मतलब मेरी मर्जी। नहीं, हम जैसे करें वही सही। नियत बिल्कुल साफ है, सब चीज बड़ी क्लियर है। नहीं, 2 में क्यों करेंगे? 2 भाग में क्यों करेंगे? एक अभी कर रहे हैं, एक अगले साल फरवरी में। ये कोई सवाल हुआ? पंडित जी ने बताया ये कौन सा सवाल हुआ कि 2 में क्यों करोगे, 1 में क्यों नहीं करोगे? ये सवाल ही गलत है। ये सेंसस रजिस्ट्रार जो है, ये उसका कार्यक्रम होता है। अच्छा। और उसने बड़ा डिक्लेरेशन दे दिया। जैसे मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान से भरपूर ज्ञानेश कुमार 1 महीने में कराएंगे SIR, तो मत पूछो क्यों। अब यहाँ पर 2 चरणों में कराएंगे, एक अगले साल करेंगे, मत पूछो क्यों। इट्स नॉट फेयर।
पहले not fair. कंफ्यूजन को दूर करें कि ये आपने समा बना दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कब कर रहे। होगी? वो अभी तो पार्टी कहा साहब आए है कि रिजर्वेशन कब में नौमन नहीं तेल देंगे, होगा, कब राधा इनकी नियत ही नाचेगी, नहीं है। कब नौमन तेल होगा, कब राधा बोल नाचेगी। तो दिया कि कहाँ? 15 सितंबर अप्रैल से और सितंबर तक फर्स्ट फेज है, हाँ। और फरवरी 2027 से दूसरा फेज है। हो जाएगा कह रहे अरे हैं सब ना। चीज खोल दी है। अच्छा, खोल ये दी है। रजिस्ट्रार सेंसस का डिक्लेरेशन है। काहे कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को? अच्छा। मुझे नहीं समझ आएगी इस बात अच्छा। में। आपका सिंपल जो क्वेश्चन है ना, कि ये भाई कितने बजे आई है ये वाली? मेरे पास जो है जानकारी उसमें द्वितीय चरण अर्थात संख्या गणना की प्रश्नावली वो यथा क्वेश्चनर समय है। अधिसूचित की वेरी जाएगी। करेक्ट। ये क्वेश्चनर जो 33 वाला है, हाँ। माफ करना, फर्स्ट फेज में घरों की कर रहे हैं हम। अच्छा, और व्यक्तियों की द्वितीय नहीं कर चरण रहे। अर्थात जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित कर दी जाएगी। इससे ज्यादा क्लियर हो सकता है कहीं कि फर्स्ट फेज में हम घरों की करेंगे, सेकंड में जब व्यक्तियों को करेंगे उसकी प्रश्नावली आ जाएगी। अच्छा, घरों की देखो करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है प्लीज। अच्छा, जब घरों प्राइम में- मिनिस्टर का डिक्लेरेशन आ गया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का डिक्लेरेशन आ ये गया। घरों की संख्या आप ऐसे बता रहे हैं। देखिए, वकील होने का फायदा क्या होता है? अरे भाई, वकील जो दिल करता है दलील अपने हिसाब से, आपको लगने लगेगा अरे ठीक कह रहे हैं ए.के. वाजपेयी, सिर्फ मकान ही तो गिने जा रहे हैं। मकान नहीं गिने जा रहे हैं ए.के. वाजपेयी साहब। क्या गिना जा थोड़ा रहा सा एक मिनट, ये फिर से मैं बता देता हूं दर्शकों, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रहना चाहिए। मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की फर्श में इस्तेमाल सामग्री, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की हालत। आप कहेंगे अरे ठीक कह रहे हैं कि वाजपेयी, अब कहां पे घुमा गए, कानूनी दिमाग लगा गए। परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 9 नंबर, परिवार के मुखिया का नाम 10 नंबर, परिवार के मुखिया का जेंडर 11 नंबर। तो गिनती हो रही है लोगों अरे की। नहीं हो रही। जब हम और क्या हो रहा है? अरे भैया, क्यों संदीप जी आप इतना डाउट कर रहे हो? मैं इतना डाउट सरकार पे इतना डाउट क्यों है? सरकार ये पे इतना रोज डाउट? रोज एक डाउट। मिनट, रोज रोज डाउट। आशुतोष, रोज रोज डाउट, इतने डाउट क्यों, इतने सवाल क्यों? देखिए संदीप जी, आप वाजपेयी जी की विवशता को समझिए। हजारों साल से जिन लोगों ने पिछड़ी शोषित दलितों के ऊपर अत्याचार किया है, उतनी आसानी से थोड़ी सत्ता छोड़ देंगे। ये पूरी लड़ाई दरअसल उस 80% को नीचे दबाए रखने की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। शुद्ध शब्दों में मैं कह रहा हूं इस बात को। और जब पिछड़ा दलित अपने अधिकारों के हक की लड़ाई लड़ता है तो कह दिया जाता है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो जातिवादी हैं, लालू यादव जातिवादी हैं, काशीराम जातिवादी हैं, मायावती जातिवादी हैं। जिन्होंने जाति के नाम पे लोगों के मुंह पे पेशाब किया, उनके बाल मुंह डाले, उनको जानवर से बदतर जिंदगी दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोहन भागवत कह रहे हैं इस बात को। खुद मोहन भागवत ने कहा है अब तो कम से कम 200 साल तक हमें उनको आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन कहते कुछ है, करते कुछ है। तो जब आप आरक्षण की बात करेंगे तो कहते हैं देखिए, अरे यादव ने तो अपना आरक्षण का सारा खा लिया, जाटों ने खा लिया। जब आप बैठ के खा रहे थे तब आपको चिंता नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था, कोई रिग्रेट नहीं था, कोई माफी नहीं मांगी आपने। और नहीं, आज पर भी यहाँ आप पर उस मुद्दे को बरकरार रखना चाहते हैं। आशुतोष, यहाँ पर ए.के. वाजपेयी जो कह रहे हैं भाई ये पहला चरण है, द्वितीय चरण अगले साल शुरू हो जाएगा, क्या है इसमें दिक्कत, क्या है? नहीं, ये इससे ज्यादा बेवकूफी का कोई काम हो ही नहीं सकता। भाई एक आदमी जा रहा है 33 के 34 काल में, बोलता भाई तुम्हारी जाति क्या खत्म हो जाएगा मामला? दूसरी बार क्यों जाएगा? सरकार का पैसा दोबारा क्यों खर्च होगा? ये एक्सरसाइज दोबारा क्यों करवा रहे हैं आप? भाई आप 33 सवाल पूछ रहे हैं, 34वां सवाल भी जोड़ लीजिए उसमें, 35वां सवाल भी जोड़ लीजिए उसमें, एक बार में सारा काम निपट जाएगा। या दरअसल इसमें वक्त कहीं जाया ना कर रहे कहीं परिसीमन की प्रक्रिया जो है, डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है इसके अंदर, इसकी तह में जो खेल है पहले वो करवाना है। ये जातिगत जनगणना उसके बाद होगी, वो दूर की कौड़ी हो जाएगी। संदीप एक बात आप समझ लीजिए, जब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पब्लिक की थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह पाप है। क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे को इतनी मजबूती के साथ उठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों हिल गए। और तब आरएसएस ने कहा कि भाई आप राजनीति के लिए नहीं बल्कि वेलफेयर के लिए कर दीजिए। तब प्रधानमंत्री का सुर भी बदला। तो जो लोग जाति जनगणना को पाप समझते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि एक झटके में जाति जनगणना कर लेंगे। नहीं, इसमें दिलचस्प बात मैं आपके साथ भी साझा कर लूं, आशुतोष, दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए
मैंने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं से सबसे बात की कि आइए, कोई ना कोई बहाना बनाकर पतली गली से निकल लिए, क्योंकि उन्होंने तो जातिगत जनगणना लागू की अपने राज्य में। वो अभी मामला अटका हुआ है, वो अलग बात है। उसे अटकाने वाले कौन है वो भी जानती है जेडीयू अच्छे तरीके से। एक बात और समझ लीजिए संदीप, 2011 में जाति जनगणना हुई थी, उसकी रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार के पास है। पिछले 12 साल में अभी तक उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, क्यों? नहीं, इसमें तो देखिए इस हमाम में सभी नंगे हैं। कांग्रेस भी वो रिपोर्ट 2013 के अंत में 2014 के शुरू में कर सकती थी सार्वजनिक। बट कांग्रेस को मैं इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि कर्नाटक के अंदर उन्होंने जाति जनगणना करा ली है, तेलंगाना के अंदर वो करवा रहे हैं, करवा ली गई कम से कम, जहां तक मेरी जानकारी में। ठीक है, मोहित शुक्ला है हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं मकान की ईंट गिन लेंगे लेकिन जाति गिनने के लिए दोबारा आएंगे। गजब व्यवस्था। मतलब मैं इसीलिए फर्श में इस्तेमाल सामग्री, एक सेकंड विनोद अग्निहोत्री से पूछ रहा हूं, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, छत में इस्तेमाल सामग्री, सबकी जानकारी लेंगे। जाति पूछ लो भाई। एक कॉलम और जोड़ना है उसमें कि भाई किस बिरादरी के हो। देखिए मैं बताऊं इसमें दुविधा क्या है, समस्या क्या है। सौरभ मालवीय जी की भी वही दुविधा है, वही वाजपेयी जी की दुविधा है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति जनगणना को मन से स्वीकार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन को टो करती है। ये अलग बात है कि बिहार में दबाव में नीतीश कुमार के साथ प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। समस्या ये है कि जाति जनगणना होते ही पहचान बदल जाएगी, फिर वो हिंदुत्व की जो आइडेंटिटी है, जो हिंदुत्व का जो बरगद है, हाँ, जो बनाने की कोशिश संघ कर रहा है, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो उसमें फिर जातिगत जनगणना में यही हो जाएगा कि बच जाएगा समाज। तिवारी जी, शुक्ला जी, वाजपेयी जी, मालवीय जी, चौधरी साहब, मतलब राजनीतिक गुजर यादव नजरिए में बच जाएगा। पर लड़ाई तो असल ये है, जो हाशिए पर बैठा, अंतिम कतार में जो खड़ा, और दीनदयाल उपाध्याय भी इसी बात को कहते थे, उनको पहले मजबूत बनाना है ना, तो उनकी गिनती नहीं करेंगे। देखिए ये जाति जनगणना का मुद्दा जो है समाजवादी आंदोलन से निकला था कि पिछड़े पावे 100 में 60, सन सोपा ने बांधी गांठ, ये बैठे हुए हैं उसी धारा के, वो अलग बात है आज उस धारा में है, वहां से गिनना पड़ेगा ना आपको। तभी उसी दबाव में 2011 में हुई थी जनगणना, क्योंकि तब यूपीए की सरकार में ये समाजवादी जो गुट थे वो काफी प्रभावशाली थे। हुई, अब नहीं, उसको उस वक्त विरोध किया जा रहा था इस जनगणना का, मुझे अच्छी तरह याद है। हाँ। तमाम बैठकें हुई थी तो विरोध हुआ, और इसलिए वो सार्वजनिक नहीं हुई, जानकारियां आई थी। कांग्रेस के भीतर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी की एक मुद्दे को एक अपना मुद्दा बनाया है, लेकिन कांग्रेस की भी अपर कास्ट लीडरशिप है, वो इसके पक्ष में। पर ये जैसे 2024 में धुरी बन गया था लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा, ये फिर से राजनीति ने एक नई अंगड़ाई ले ली है क्या, और फिर से ये लड़ाई शुरू होने वाली है क्या? ये इसको कराना तो पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा भी है और सरकार का कमिटमेंट भी हो चुका है। अब आप पीछे हटेंगे तो 2029 में कीमत चुकानी पड़ेगी फिर। नहीं, उसके लिए सवाल पूछने होते हैं ना। हाँ। भाई हमने एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में हमने सवाल पूछे कि जो जज संभल में सर्वे कराने की तो बदल गए का फैसला सुनाते हैं, रात को वो होता है, वहां हिंसा हो जाती है, वही जज दोबारा से सीजेएम बनाकर कैसे लाया जा रहा है? तो बदला जाता है ना। बदला गया, बिल्कुल बदला गया, बदला गई। तो क्रेडिट है आपको, हाँ, कि आपने उस मुद्दे पर चर्चा की और उस चर्चा के बाद इस पर जोर दिया और वो चेंज किया गया। मुझे लगता है जाति जनगणना का मुद्दा है, चूंकि अब जैसे आशुतोष ने उदाहरण दिया मोदी जी वाला, अर्बन नक्सल कहा गया, तो मन से पक्ष में बीजेपी भी नहीं थी, संघ भी नहीं था, लेकिन सामाजिक दबाव इतना है कि उनको ये इसके लिए हाँ करना पड़ा। तो पिछले साल हाँ करने के बाद अब ना, ये क्यों हुआ? ना नहीं है, ये मुझे लगता है थोड़ा टालने की है, टाइम बाइंग है कि उसके बाद कोई रास्ता ऐसा निकालो कि कुछ बीच का रास्ता निकले, ये टाइम बाइंग है। वरना तो जब मकान की ईंटें गिनी जाएंगी, मकान में मोहरम लगी है, बदरपुर लगी है और राखी का आगे सीमेंट, तो ये फिर से मुद्दा, ये बोतल से जिन बाहर फिर से निकल गया है। आरक्षण का पिछड़ा कार्ड यहां से फिर से खेला जा रहा है। कमंडल की काट के लिए मंडल को फिर से इस्तेमाल करने का क्या वक्त आ गया है? ये आर पार होगी क्या आने वाले दिनों में? वक्त गवाही देगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।